नमस्कार। नेटवर्क 36 में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव। सबसे पहले दर्शकों को यह बताना बहुत जरूरी है कि मैंने अपने चैनल का नाम नेटवर्क 36 क्यों रखा। मुझे आप एनी एक्सपोज पर भी देखते हैं, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट तक सीमित है। नेटवर्क 36 का अर्थ हुआ कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कुल मिलाकर 36 बनता है। तो जब डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं और अभी 36 जगह पे एंड्रॉयड फोन है और लोग यूट्यूब देखने में माहिर हैं, तो हमने सोचा कि पूरे देश के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, तो हमने नाम रखा नेटवर्क 36। नेटवर्क 36 में आज जो सब्जेक्ट है वो हम बात करते हैं अपने ही जर्नलिज्म की, रवीश कुमार की। रवीश कुमार पत्रकारिता के जाने माने नाम हैं। टीवी के यानी टीवी न्यूज़ के बहुत विख्यात नाम थे और आने वाले दिनों में शायद डिजिटल मीडिया में वो काफ़ी आगे आए। लेकिन रवीश कुमार की पत्रकारिता हिंदी से भोजपुरी में भी सिमट गई है। एक ऐसा पत्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है, उसके जीवन में प्रादेशिकता का मूल्य बहुत जरूरी है। अच्छी बात है, जो लोग जहां के रहने वाले होते हैं, जहां के बाशिंदे होते हैं, उस कल्चर को लोगों को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन लोगों को साथ साथ एक कॉमन कल्चर को भी ध्यान रखना चाहिए, वो है हिंदुस्तानी कल्चर। जब हिंदुस्तान में आपके पूरे हिंदुस्तान में हर कोने में आपके फैंस हैं, आपको चाहने वाले हैं, तो आप अपना समय एक प्रादेशिक भाषा जैसे भोजपुरी में उन्होंने अपना चैनल खोला है बिहान। तो बिहान मतलब मॉर्निंग। ये मॉर्निंग बिहान शब्द शायद केरल के लोग को समझ में नहीं आएगी, या केरल को का हलवा समझ में नहीं आएगा। दक्षिण भारत के लोगों को मैथिली और भोजपुरी समझ में नहीं आती। हिंदी वो समझते हैं, बोलने से कतराते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि अपनी भाषा में ही बात हो, क्योंकि उनकी जो प्रादेशिकता है वो थोड़ी सी सिमटी हुई है। लेकिन एक हिंदुस्तानी, एक जो कि पढ़े लिखे हिंदुस्तानी है, उन्हें हिंदी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। रवीश कुमार जी के हिंदी से भोजपुरी तक की बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि जब से उन्होंने एनडीटीवी में इस्तीफा दिया है, या एनडीटीवी से इस्तीफा उन्होंने दिया है, तब से वो ज्यादा चर्चे में। दुनिया को ये जताने की कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बनती नहीं थी, या प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल से वो खुश नहीं थे, और इस कार्यकाल में, पिछले 8 साल के कार्यकाल में, जो हिंदी मीडिया, हिंदी न्यूज चैनल की स्थिति है, वो मोदी जी ने खराब कर दी थी, जिस पे स्थिर रहना रवीश कुमार को पसंद नहीं था। तो उन्होंने गोदी मीडिया भी नाम दिया। तो ऐसे मीडिया के माहौल को रवीश कुमार पचा नहीं पाए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद उन जगहों पर अपना लंबा इंटरव्यू दिया जो कि मोदी विरोधी चैनल हैं या यूट्यूबर्स हैं। उन्होंने द वायर को इंटरव्यू दिया, जो मोदी विरोध में लिखता और बोलता है। उन्होंने अजीत अंजुम को इंटरव्यू दिया, जिन्हें मोदी पसंद नहीं है। यानी तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर वो गए जहां वो अपनी बात, यानी मोदी का जो विरोध है, उसको वो जाहिर कर सके। और आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी थोड़ी सी बुद्धि कम हो, शायद और चैनल ने उनको इनवाइट नहीं किया होगा जो कि मोदी के पक्ष में लिखते हैं। सरकार के पक्ष में लिखना और बोलना भी एक कला है, और इस कला को शायद रवीश कुमार सीख नहीं पाया, या फिर रवीश कुमार ने सीखने की इच्छा जाहिर नहीं की। लेकिन शिकायती तो वो हो गए। शिकायती इस दर्जे पर हो गए हैं कि उन्होंने बताया कि जब रवीश कुमार को अडानी या प्रधानमंत्री मोदी खरीद नहीं पाया तो चैनल ही खरीद लिया। ऐसी बात नहीं है। जो मेल है उस मेल में साफ साफ
जो प्रणव राय है वो अपने चैनल का हिस्सेदारी बेचना चाह रहे थे, जिसे अडानी ने खरीद लिया। अब अडानी ने खरीद लिया तो रवीश कुमार की ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पत्रकारिता के बल पर अडानी जी को समझा सके कि जर्नलिज्म क्या होता है। अगर वो अडानी जी को समझाने में वो सफल नहीं होते हैं, किसी एक इंसान को, एक जर्नलिस्ट अपनी भाषा को समझाने में सफल नहीं होता है, तब तो वो पत्रकार ही नहीं है। तो उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि लोग उनकी सुनते हैं, अडानी भी सुनते होंगे, अडानी भी इंसान है। तो किसी को बेमतलब दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाके जलील करना, क्योंकि अडानी भी अब एक चैनल के समझिए मालिक है, उन तमाम मालिकों में एक है जो चैनल 50 और 50 से 100 चैनल जो है भारत में देखे जाते हैं। अब तो यूट्यूब का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, एक चैनल को पूरे विश्व में लोग देखता है, यूट्यूब लाइव पे हर चैनल है। तो रवीश कुमार जी की यहाँ नाकामी है। अब उन्होंने बिहान भी खोल रखा है, वो अपनी हिंदी भाषा में भी वो बात करते हैं, लेकिन उनके हर बात में कहीं ना कहीं तंज होता है सरकार पर। 8 साल पहले मोदी जी की सरकार बनी और 8 साल से पहले कांग्रेस की सरकार थी 10 साल तक। देश का तो पूरा कल्याण तो कांग्रेस की सरकार में भी नहीं हुआ, जितना मोदी के राज्य में हुआ शायद कांग्रेस के राज्य में नहीं देखा गया। और इसी वजह से कांग्रेस जो देश के पटल पे अगर लोकसभा की बात करें तो उनकी संख्या विपक्ष कहलाने के लायक भी नहीं है। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो कमी हुई होगी, या भारत के 135 करोड़ जनता को मोदी जी ने हिप्नोटाइज कर दिया, ऐसा तो रवीश कुमार जी नहीं हुआ होगा। हिप्नोटाइज जनता को किया जा सकता है, 1 को, 2 को, 50 को, 100 को, 1000 को, करोड़ों जनता को हिप्नोटाइज करना आसान काम नहीं है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों जनता को हिप्नोटाइज कर दिया तब तो फिर वो भगवान है। तो उसी संज्ञा से मोदी जी को कुछ अच्छाइयाँ भी देखनी चाहिए सरकार की, क्योंकि देश तो 8 साल से चल रहा है, देश में सब लोग खा पी रहे हैं। और यहाँ तक कि आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अभी 31 होने वाला है और नया साल 2023 की शुरुआत होने वाली है। जितने सैलानी इस बार निकल रहे हैं घर से बाहर घूमने के लिए, उतने पिछले 10 साल में नहीं निकले। यानी पैसा तो है लोगों के पास, क्योंकि सारे जो सैलानी है वो अंबानी अडानी तो है नहीं, उसमें कॉमन मैन भी है। अभी आप देखेंगे तो हिमाचल में शिमला से लेकर मनाली तक की सड़क जाम है, अटल जो टनल है वो जाम में है। यानी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, चाहे पैसा कुछ भी लगे, पहाड़ों पे छुट्टियां मनाने के लिए निकल रहे हैं, तो कहीं से तो पैसा आ रहा है, यानी इंसान खुश है, तभी तो जा रहा है सैर पे। ये चीजें रवीश कुमार जी को नहीं दिखेंगी, क्योंकि एक पूरा फ्रेम है, एक पूरा नेटवर्क है पत्रकारों का जो कि मोदी के विरोध में काम कर रहा है, यानी चुनी हुई सरकार के विरोध में काम कर रहा है। पत्रकारिता वहां ठप हो जाती है जब 100 करोड़ जनता एक सरकार को चुने, एक अपना प्रतिनिधि चुने, और उस 100 करोड़ जनता के प्रतिनिधि को अगर गाली देने में लोगों को मजा आता है, तो ऐसे पत्रकार को पत्रकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि पत्रकार को जनता का भी सम्मान करना होता है। अब बीजेपी 400 से अधिक सीट ले आती है लोकसभा में और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, इसमें मोदी जी की गलती तो है नहीं। अगर रवीश कुमार आप मोदी जी की गलती आप गिनाएंगे तो आपको हर एक जनता को उनकी गलती का एहसास दिलाना होगा। यानी आप हर एक जनता को गलत ठहरा रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, जिन्होंने मोदी सरकार को वोट दिया 5 साल पहले, 8 साल पहले भी और 3 साल पहले भी। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है रवीश कुमार जी। आप मेरी बात सुन रहे होंगे तो आप बड़े पत्रकार हैं, लेकिन ये पत्रकारिता नहीं है कि आप किसी एजेंडे के तहत चले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यूज चैनल पे क्या दिखा रहे हैं। अगर न्यूज चैनल की बात करें तो जितना आप गोदी मीडिया कहते हैं, तब तो आप आने वाले दिनों में पुतिन मीडिया भी बोलेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम न्यूज चैनल है उनका जो परसेंटेज ऑफ टाइमिंग है
वो रसिया यूक्रेन वॉर पे जा रहा है। तो रसिया यूक्रेन वॉर पे जो 70% लोग दिखा रहे हैं, तब तो आप पुतिन मीडिया भी कह देंगे या आप अमेरिका का मीडिया कह देंगे। तो ये तो कहने की बात होती है। सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, अगर वो भाषण देते हैं, मन की बात दिखाते हैं, तो दर्शक देखते हैं, तभी तो चैनल दिखाता है। चैनल आप भी जानते हैं कि चैनल अपनी टीआरपी से कभी भी समझौता नहीं करता। आपके एनडीटीवी ने बहुत कोशिश की। अगर टीआरपी की चिंता नहीं होती तो चैनल के पंच लाइन नहीं होते कि असली खबर मैं ही दिखाता हूँ, सच्ची खबर के लिए हमें देखिए। सब चैनल आपके एनडीटीवी जिसमें आप काम कर चुके हैं इतने बड़े पद पे बहुत सालों से, उन्होंने भी अपने आप को प्रमोशन में कभी कमी नहीं रखी। ऐसा नहीं है कि आप कोलगेट का एड एनडीटीवी ने नहीं लिया या फिर आपने एडवर्टीजमेंट बंद कर दिया। एड चला, विज्ञापन आया तो चैनल चला, आपका भी चैनल विज्ञापन लिया। ऐसा तो नहीं है कि बिना विज्ञापन के एनडीटीवी चला। तो पैसे के लिए सारा खेल है और पैसा का खेल एनडीटीवी भी खेलता है, आज तक भी खेल रहा है। उसमें अब आपको अपच होने की जरूरत नहीं थी। डाइजेशन सही होना चाहिए पत्रकार का। हर व्यवस्था, हर मुश्किलों का जो सामना करके स्टोरी करे, अपने आप को संभाले रखे, वही पत्रकार है। तो ये थी रवीश कुमार जी की बात। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ, क्योंकि ये नेटवर्क 36 पूरे देश के हर कोने की खबर आप तक पहुंचाएगा। नमस्कार।